मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल है यूपीएससी सीसेट 2023 का। ध्यान देना, सवाल बहुत बढ़िया है और हम यहाँ से धीरे धीरे कोशिश करके एक पैटर्न पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उस पैटर्न को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 10 से 100 तक सभी पूर्णांकों में आने वाले सभी अंकों का योग क्या होगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे, अगर मैं जीरो से गिनती शुरू करूँ, 0 1 2 3 4, अगर मैं ऐसे गिनती शुरू करूँ मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से मैं गिनती शुरू करूं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं इनका योग कितना होगा। तो आप कहेंगे ये तो सर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो 9 है, तो 9 और एक 10, 9 गुना 10/2, यानी सर इनका जोड़ जो आएगा वो 45 आएगा। तो बस इतनी बात समझिए कि 0 से लेकर 9 तक का जोड़ रहता है 45। अब मेरे बच्चे में गिनती लिख रहा हूं आगे 11 से, 11 12 13 14, और ऐसे में लेके जा रहा हूं मेरे बच्चे 19 तक। अगर मैं आपको ये कहूं कि यार इनका जोड़ बताओ क्या होगा, तो कुछ नहीं है मेरे बच्चे, ये वाली कहानी तो सेम चल ही रही है ना। बस एक कहानी अलग से है, और वो ये कि एक 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 ये एक्स्ट्रा आने लग रहा है। और ये गिनती लेंगे हम कहां से, 10 से। 10 से लेके 19 तक की गिनती लोगे तो इनका जोड़ आ जाएगा मेरे बच्चे 55, क्योंकि ये एक जो है ये 10 बार एक्स्ट्रा आ गया, यानी 10 बढ़ जाएगा। ऐसे मेरे बच्चे में गिनती लूं 20 से, 20 21 22, और ऐसे चलते चलते मैं आ जाऊं 29, और मैं कहूं कि इन सारे अंकों का योग बताओ तो क्या होगा, 65। यानी बेसिक सी स्टाइल ये है कि हर बार जोड़ 10-10 बढ़ता चला जाएगा, और कुछ भी नहीं। हमसे सवाल में उसने ये कहा कि भाई 10 से लेके 100 तक सभी पूर्णांकों में आने वाले सभी अंकों का योग क्या होगा। तो आपको एक बात समझनी है, 10 11 और कहां तक, 19 तक। अगर इस गिनती को जोड़ोगे तो यह आएगा 55। पीछे समझाया। इसके बाद 20 वाली गिनती लोगे तो आएगा 65, 30 वाली लोगे 75, और ये गिनती कहां तक जानी है मेरे प्यारे बच्चों, 90 तक। तो 90 91 92 93 99 तक जाओगे। इसका जोड़ कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर आप ये जोड़ समझ गए तो फिर कहानी सारी आसान बन जाएगी। अब मुझे ये देखना है कि यार 10 के बाद कितनी ऐसी गिनती लाइनें आएंगी। तो सर अब 10 से लेकर 90 तक 9 लाइनें, लेकिन एक तो ये हो ही गई, तो 8 लाइनें और आएंगी, और हर बार 10-10 जोड़ बढ़ता चला जाएगा। तो 8 बार में 55 जमा 8 गुना 10, 80 जोड़ बढ़ जाएगा। तो मेरे बच्चे 55 में जब आप 80 जोड़ेंगे तो ये आएगा 135। इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी लाइन का जोड़ होगा 135। ठीक है। अब कह रहा है जी ये जो गिनती लिखी गई है इन सब का जोड़ करके बताइए कितना आएगा। तो मेरे बच्चे ये एक एपी बन जाएगी। क्या बनेगी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। इनका जोड़ निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी, 9, 9/2 इंटू में फर्स्ट टर्म 55 प्लस लास्ट टर्म 135। अब देखिए जी, सोल्व करेंगे तो 9/2, और इन्हें जोड़ेंगे 5 3 8 1 90, है ना। 2 से काटेंगे मेरे बच्चे, 2 9 18, 2 5 10 95। 9 से गुना करेंगे, 9 5 45, और 9 9 81, और 4 85, 855। मेरे प्यारे बच्चों 855 मेरा आंसर होगा। अगर मैं गिनती 10 से लेकर 99 तक लिखूं और उनके सभी पूर्णांकों, मतलब जितने भी अंक आ रहे हैं उन सबका जोड़ करूंगा तो उत्तर इतना है। लेकिन मुझसे कह रहा है कि 10 से लेकर 100 तक, तो 99 तक कहानी बता दी। अब 100 में क्या होगा, तो इसके अंकों का जोड़ 100 का क्या है, मतलब 100 का 1 आया। तो यानी मेरा सही उत्तर होगा 856। एक बार आपने ये सवाल समझ लिया, दोबारा अब आपको दिक्कत कभी नहीं होगी। हमेशा ध्यान रखना है कि 0 से लेकर 9 तक की गिनती करोगे 45, उसके बाद हर बार अगली लाइन में 10-10 जोड़ बढ़ता चला जाएगा। तो चाहे जितनी भी गिनती तक जा रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट से आपने चीजों को समझना और आगे बढ़ते चले जाना। आइए, तो मेरे बच्चे अगला सवाल है, ये है सीडीएस 2021 का सवाल। सवाल में कह रहा है n⁻⁻p -1 और -1। कह रहा है भाई p का गुणज है। इसे इंग्लिश में पढ़ोगे ज्यादा समझ पाओगे। कह रहा है जी ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये मल्टीपल है p का, यानी ये वाला एक्सप्रेशन p का मल्टीपल है। जहां n p का अभाज्य है, n p का अभाज्य मतलब n और p दोनों को प्राइम नंबर है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। अगर मेरे बच्चे n और p दोनों को प्राइम नंबर है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो आपको ध्यान ये रखना कि हम n और p की जो भी वैल्यू लेंगे
वो ऐसी लेनी है जिसमें कुछ भी कॉमन ना है। तो सवाल में कह रहे हैं कि पी एक होगा, पी हमेशा ही एक नंबर होगा, प्राइम होगा, रेशनल होगा, रियल नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो देखिए यार, ऑप्शन बहुत आसान दे रखे हैं। अगर आप रियल नंबर उठा लेते हैं तो रियल नंबर के अंदर रेशनल भी आता है, कंपोजिट भी आता है, प्राइम भी आता है ना। तो फिर इन तीनों ऑप्शन का कुछ रिलेवेंस बच ही नहीं जाएगा। अगर मैं ये कर रहा हूं तो ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, ये आंसर होगा। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं रेशनल नंबर आंसर चूज करता हूं तो ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी, क्योंकि ये भी रेशनल नंबर होते हैं। तो ऐसे सवाल में बहुत ज्यादा संभावना होगी आपको कि ना ये आंसर मिलेगा ना ये आंसर मिलेगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर मिलेगा। यानी पी या तो एक प्राइम नंबर लेना है या एक कंपोजिट नंबर लेना है। और ध्यान ये रहे कि दोनों के दोनों कंपोजिट को प्राइम हो। तो मैं एन का मान 2 ले लेता हूं समझाने के लिए, और पी का मान 3 ले लेता हूं। आइए जी देखते हैं। अब एन का मान अगर मैं 2 लूं और पी का मान मैं 3 ले रहा हूं, तो 3 में 1 गया 2, 2 की पावर 2 माइनस 1 यानी 4, 4 में 1 गया 3। तो क्या ये जो नंबर है, उसने कहा था ना कि ये एक्सप्रेशन पी का मल्टीपल है, तो क्या ये 3 का मल्टीपल है? हाँ सर है। मतलब मैंने पी अगर प्राइम नंबर लिया तो ये मल्टीपल हो रहा है। अब मैं ले रहा हूं कंपोजिट नंबर, ले रहा हूं कुछ भी। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, यहां ले रहा हूं 3 और यहां लेके दे रहा हूं 4। तो 4 मेरा क्या है? कंपोजिट नंबर है। रख के देखता हूं। और एन क्या है? 3। तो यह आया 3 की पावर 4 में से 1 गया मेरे बच्चे 3 माइनस 1, तो 3 की पावर 3 27 में 1 गया 26। क्या 26 जो है मेरे प्यारे बच्चों वो पी का मल्टीपल है? आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब मेरे बच्चे पी जो है वो कंपोजिट नंबर तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। पी क्या सेटिस्फाई कर रहा है? प्राइम नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर है। फिर से अपनी बात दोहरा दूं, अगर मैं रेशनल पे टिक करूंगा तो प्राइम भी अपने आप ऑटोमेटिक टिक हो जाएगा, और मुझे एक चुनना है, इसलिए किसी भी हालत में रेशनल नहीं हो सकता, रियल नंबर नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि हर रियल नंबर रेशनल भी होता है, प्राइम भी होता है, मतलब रियल नंबर के ही ये तीनों टुकड़े हैं। समझ गए? आइए, सवाल में कह रहे हैं यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग एस है तो एस के पदमूल में सबसे बड़ा पूर्णांक, आप देख रहे हैं वेरिएबल दिया हुआ है मेरे बच्चे, CHSL मीन्स का सवाल है, CHSL मीन्स का सवाल है। तो वेरिएबल आप अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू मान लीजिए। मैं मान लेता हूं 5 क्रमागत संख्याएं, 1 2 3 4 5। कह रहे हैं इन सब पांचों क्रमागत संख्याओं का जो जोड़ है वो एस है। तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। तो एस का मान क्या है मेरे बच्चे? 15। एस का मान क्या है? 15। अब कह रहा है जी ये जो सारी टर्म आपने लिखी है इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? तो सबसे बड़ा पूर्णांक तो 5 है। अब 15 रख के देखो कौन सा 5 दे रहा। 15 में 10 गया 5/4 नहीं है। 15 5 20, 20 को 4 से भाग दोगे 5। सेटिस्फाई कर गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है मेरे बच्चे। हाँ जी, यहां रख के देखेंगे तो 15 10 25, 4 से भाग ही नहीं जाएगा। 15 और 10 25, 25 को 5 से भाग देंगे 5। यानी मेरे बच्चे यहां तक ये तय हुआ कि ऑप्शन ए गलत है और ऑप्शन बी गलत है। सी और डी में से एक कॉन्ट्राडिक्ट करना है, एक को लेना होगा। नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, यहां पे मैं जो नंबर ले रहा हूं 2 3 4 5 6 ले रहा हूं, क्योंकि कोई भी कंजुगेटिव 5 नंबर लेने। तो जोड़ कितना हुआ? 5 4 9 और 3 12 और 2 14 और 6 20। तो जोड़ आया 20। यानी मेरे बच्चे एस का मान क्या आ गया? 20। अगर एस का मान 20 है तो 20 और 5 25, 25 4 से भाग होके क्या 6 देगा? कभी भी नहीं देगा। यहां देखते हैं एस का मान 20, 20 को 30 10 जोड़ा 30, 30 को 5 से भाग दिया तो क्या 6 दे रहा है? हाँ। तो ये मेरा आंसर। उसने ये पूछा सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी। आइए बाबू, ये है सीजीएल मींस 2022 का सवाल। सवाल में कह रहा है कि यार इस एक्सप्रेशन में आपको बताना है ए बी सी डी की वैल्यू, क्योंकि जो ए बी सी डी की आएगी वही यहां रख के वैल्यू निकलेगी। तो सबसे पहले आप क्या करिए मेरे प्यारे बच्चों, इन सवालों को प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना होगा। क्या करना होगा भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। अब आपको दिखाई दे रहा है कि 847 11 से भाग जा रहा है। कैसे? 8 और 7 15, 15 में 4 गया 11, 11 से भाग जा रहा है। तो इसके 11 के टुकड़े बनाएंगे तो 11 एकम 11, 11 7 77 और बच्चा कितना? 7। 11 7 11 7 77। तो मेरे बच्चे ये मेरा आंसर है। अब 77 को भी हम चाहें तो लिख सकते हैं 11 गुना 7। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। अब आते हैं मेरे बच्चे 385। 385 को टुकड़े करें तो 5 से जाएगा, 5 7 35 और 5 7 35, फिर से 77 आ गया, यानी 11 गुना 7 आ गया। अब आते हैं मेरे बच्चे 675, 5 से जा रहा है तो 5, अच्छा 5 से नहीं 25 से चला जाएगा, क्योंकि 75 है तो 25 से भाग देंगे मेरे बच्चे तो 25 होता है 5 की पावर 2।
तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, बचा कितना 17, 25 सात 175, तो 27, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब आया 3025, 3025 भी आप जान रहे 25 से भाग जा रहा है ना, 25 से भाग जा रहा है यानी 5 की पावर 2 से, तो 25 से भाग देंगे मेरे बच्चे, तो 25 से कम 25, बचा 5, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, और 121 होता है 11 की पावर 2। अब इसको सेट करेंगे मेरे बच्चे, तो 3 की पावर 3 ही है, फिर 5 की पावर देखें तो 1 बार, 2 3 बार, और 2 5 बार, तो 5 की पावर 5 आया। फिर मेरे बच्चे 7 उठाते हैं तो 7 एक बार यहां आ रहा है, एक बार यहां 2 बार। फिर 11 उठाते हैं तो 1 2 3 और 2 5, तो 11 की पावर आया मेरे प्यारे बच्चों 5। अब कंपेयर करेंगे तो 3 की पावर को ए माना हुआ है, तो ए का मान आ गया मेरे बच्चे 3, 5 की पावर को बी, तो बी का मान आ गया 5, 7 की पावर को सी, सी का मान आ गया 2, और 11 की पावर को डी, तो डी का मान आ गया 5। अब कह रहा है ए इंटू बी करो, तो मेरे बच्चे 3 गुना 5 करेंगे, या क्या आएगा 15, और सी इंटू डी करो तो 5 गुना 10, 2 करेंगे 10, इनका डिफरेंस निकालो, आंसर आया 5। यही मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का आंसर है। यानी आपको कुछ नहीं करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और कुछ नहीं। आइए, सवाल में कह रहा है 1 और 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं पर विचार करें, कंसीडर ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100। कहते हैं 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या है जिनके ऊपर चर्चा हो रही है इन 3 स्टेटमेंट में। पहली चर्चा में कह रहा है ए नंबर दैट इज 1 ग्रेटर देन ए मल्टीपल ऑफ 5। कहता है एक नंबर जो 5 के मल्टीपल से एक बड़ा है, 5 के मल्टीपल से एक बड़ा है। कहता है इसका यूनिट डिजिट 3 या 6 हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी हालत में नहीं, क्योंकि 5 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई का अंक 0 आएगा या 5 आएगा। तो 0 में 1 जोड़ोगे तो इकाई का अंक 1 आएगा, और 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 आएगा। तो 1 या 6 तो हो सकता है, 3 या 6 नहीं हो सकता, इसलिए पहली स्टेटमेंट काटा लग गई। पहली स्टेटमेंट मेरे बच्चे काटा लग गई। क्लियर है? अब आते हैं अगली स्टेटमेंट। अगले में पूछ रहा है द सम ऑफ ऑल नंबर विच आर 1 ग्रेटर देन ए मल्टीपल ऑफ 5। कहता है भैया वो सारे नंबर ढूंढो जो 5 के मल्टीपल से एक बड़े हैं। किसके बीच में ढूंढने? 1 से 100 के बीच में सारे प्राइम नंबर ढूंढो जो 5 के मल्टीपल से एक बड़े हैं, और क्या उन सबका जोड़ 215 आ रहा है। तो हमारी पहली लड़ाई ये होनी चाहिए कि भाई जब भी आप 5 का मल्टीपल करोगे ना, 5 का मल्टीपल करोगे तो 5 के मल्टीपल 2 आते हैं, 0 हो सकता है या फिर 5। अगर इवन लेंगे तो 0 इकाई का अंक आएगा, ओड लेंगे तो 5, और 1 जोड़ेंगे तो यहां तो ये प्राइम नंबर की संभावना है, लेकिन 5 में 1 जोड़ेंगे तो यहां इकाई का अंक 6 आ जाएगा, ये इवन नंबर होगा, किसी भी हालत में प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर जो होंगे ना मेरे बच्चे, या तो आपका 11 हो सकता है, या 21 हो सकता है, या 31 हो सकता है, या 41 हो सकता है, या 51 हो सकता है, ऐसे होंगे। तो आपको ये चेक करना है 11 है, 21 प्राइम नंबर है, नहीं। 11 के बाद 31 है, बिल्कुल है। 31 के बाद 41 है, बिल्कुल है। 51 नहीं सर, भाग जा रहा है। 61 है। 71 है। 81 है, नहीं है जी। 91 है, नहीं है। तो कह रहा है इनका जोड़ चेक करो कि क्या 215 आ रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 सेट हो गया। 7 6 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20 और 1 21, 215। तो मेरे प्यारे बच्चों सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट में मेरे बच्चे। कह रहा था सम ऑफ ऑल नंबर विच आर 1 ग्रेटर देन ए मल्टीपल ऑफ 5 एंड ऑल्सो 1 ग्रेटर देन ए मल्टीपल ऑफ 6। कह रहा भाई वो नंबर जो n है ये 5 के मल्टीपल से एक बड़े हैं, और 6 का भी कोई मल्टीपल होगा उससे भी एक बड़े हैं। तो कुल मिला के आपको 6 और 5 30 के मल्टीपल से एक बड़ा नंबर ढूंढना है। तो अब आप जानते हैं 30 को किसी से भी गुना करोगे इकाई का अंक 0 आएगा, और 1 जोड़ेंगे तो इकाई का अंक 1 आएगा। तो भैया या तो 30 से कम 30 और 1 31 हो सकता है, या 30 दूनी 60 और 1 61 हो सकता है, या 30 3 90 और 1 91 हो सकता है। लेकिन 91 प्राइम नंबर है ही नहीं, क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूं 1 से 100 के बीच के सारे प्राइम नंबर। तो मेरे बच्चे मुझे देखना है क्या इनका जोड़ 72 या 92 हो सकता है। 1 और 1 2 6 3 9, यही वो मुझसे चेक करा रहा है। तो मेरे प्यारे जो थर्ड स्टेटमेंट भी यहां बिल्कुल ठीक है, मतलब आंसर डी आपका करेक्ट है। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी आपका यहां एब्सोल्युटली करेक्ट है। आई ये जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ये है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, पीसीएस का आया हुआ सवाल है। अब आप यहां से ये देखिए कि हमारी क्वेश्चंस की रेंज क्या है, और मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। पूरी टीम बैठ के सारे दिन मेरे साथ हम ये डिस्कशन करते हैं, तब जाके सवाल सारे छटते हैं।
सवाल में कह रहा है 6 अंकों वाली एक संख्या है में छठा यानी सबसे दायां अंक, तो भाई 6 अंकों की संख्या ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 अंकों की संख्या है। कह रहा है इसमें जो सबसे दायां अंक यानी एफ जो है वो पहले 3 अंकों के जोड़ के बराबर है, यानी ए जमा बी जमा सी के बराबर। पांचवा अंक पहले 2 अंकों के योग होता है, तो पांचवा अंक ये है ई। कह रहा है जी ये पहले 2 अंक यानी ए जमा बी के बराबर है। उसके बाद कह रहा है तीसरा अंक पहले अंक के बराबर है, तीसरा अंक पहले अंक के बराबर है यानी ए और सी आपस में बराबर है। ठीक है जी, यहां तक की बात। अब कह रहा है दूसरा अंक पहले अंक का दोगुना होता है, दूसरा अंक पहले अंक का डबल है, यानी बी का जो मान है वो ए का डबल है। बहुत बढ़िया जी। अब अगली लाइन में कह रहा है और चौथा अंक पांचवें और छठे अंक के योग के बराबर है। चौथा अंक यानी डी जो है वो पांचवें और छठे ई और एफ के जोड़ के बराबर है। तो हमसे सवाल में कह रहा है चौथा अंक सबसे बड़ा संभावित मान ज्ञात करिए, कि भाई ये बताइए चौथा जो अंक होगा वो इनमें से क्या हो सकता है, 7 5 9 6 में से क्या हो सकता है। बहुत प्यारा सवाल आप रखा मिल सकता है, जो लैंग्वेज थी मैंने वो उठा के रखी। अब आपको कुछ नहीं करना भैया, आप जानते हैं ए और सी बराबर है, अगर ए और सी बराबर है तो मेरे प्यारे बच्चों बी का मान 2a हुआ, बिल्कुल ठीक है ना, ध्यान से समझना, और सी का मान a हुआ, तो ए 2a जोड़ेंगे कितना आएगा 4a, तो f का मान आ गया 4a, b का मान 2a हुआ और a हुआ, तो e का मान आ गया 3a। अब लड़ाई यह है कि d क्या होगा, e जमा f, तो e और f को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 है, यानी d का मान हर हाल में 7 का मल्टीपल होगा। और मेरे बच्चे आपको यह भी पता है कि अंक निकालना है तो 7 का मल्टीपल 7 होगा, 14 होगा, लेकिन 14 तो अंक है ही नहीं, तो केवल क्या हो सकता है 7। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा यहां राइट आंसर है। अब मुझे ईमानदारी से बताइए क्या ये सवाल मुश्किल है? जो टीचर अपनी क्लासों में हमारे खिलाफ बोलते हैं कि बहुत टफ सवाल करा रहे हैं, क्या ये जेन्युइनली मुश्किल सवाल लग रहा है आपको? तो आपका जवाब होगा रत्ती भर भी मुश्किल नहीं है सर, आप अगर पढ़ा रहे हैं तो बढ़िया से समझ में आ रहा है। मेरे बच्चे कमेंट जरूर करते रहना। आइए, कह रहा है 731 की पावर 730 को 9 से भाग देने पर शेषफल ए प्राप्त होता है। 731 की पावर 730, कहता है जी इसे 9 से भाग दे रहे हैं, तो रिमाइंडर आ रहा है मेरे बच्चे ए, कुछ भी आ रहा होगा। अब आप जानते हैं 731 9 से तो भाग जा नहीं रहा, 7 3 10 और 11 अंकों का जोड़ 11 ही 9, तो मेरे बच्चे दोनों आपस में को प्राइम है, और अगर को प्राइम है तो 9 का टोशेंट निकालेंगे, तो 9 का जो टोशेंट होगा वो कहां घूमेगा 6 पे, तो 6 से इसे भाग देंगे, तो 12 6 72, 6 कम 6, तो इसका मतलब 4 शेषफल बचा, यानी मेरा जो भी आंसर होगा वो 731 की पावर 4। इसे 9 से भाग देना है, 9 से भाग देंगे, 9 8 72, 1 बचा, 9 एकम 9 प्लस 2, 2 की पावर 4 क्या हुआ जी 16, 16 को फिर से 9 से भाग देंगे, रिमाइंडर आया 7। और वो यही कह रहा है कि जो शेषफल आ रहा है उसका नाम ए। पूरा कॉन्सेप्ट से समझना है तो भैया आप अपने बैच में आइए मेरे में, वहां मैं इसे बहुत लंबे से समझाऊंगा धीरे धीरे करके। ए का मान आया 7। अब कह रहा है जी ए की पावर ये, इसका इकाई का अंक बताइए, तो ए का मान है 7, और 7 की पावर जो भी हो 33 25 24, हमें ये पता है कि यूनिट डिजिट निकालना है तो 4 की पावर पे साइकिल घूमता है, और 4 की डिविजिबिलिटी का नियम होता है आखिरी 2 अंक, तो 24 पूर्णतः भाग हो रहे हैं, तो यूनिट डिजिट 7 की पावर 4 होगा, 7 की पावर 4 होता है 2401, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसका इकाई का अंक 1 होगा, यानी ऑप्शन सी। ये है मेरे प्यारे बच्चों एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल, एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल। मेरे बच्चे जो भी अच्छे सवाल मेंस में आज तक आए वो सारे ही सवाल मैं आपके साथ पिक कर रहा हूं। आइए, कहता जी 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 2145 है, मध्य वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करो। ये सवाल है मेरे प्यारे बच्चों IBACIO 2023 का। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि 2 तरीके हैं, या तो हम ऑप्शन से चले जाएं या हम सोल्व कर लें। अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें 2145 के फैक्टर करने चाहिए। 5 से भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 5 एकम 5, फिर बचा क्या 5 चौक 20, फिर 1 आया, 5 दूनी 10, 5 नहीं 45, 429, 9 4 13 में 2 गया 11, 11 से भाग जाएगा, तो 11 एकम 11 3 33, बचा 9, 11 नहीं 39, 39 को 3 गुना 13 लिख सकते हैं।
बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्या है, तो एक संख्या तो मिल गई 11 और एक संख्या मिल गई 13, तो अगली क्रमागत संख्या क्या होगी? 5 3 15। तो ये 3 मेरे प्यारे बच्चों क्रमागत विषम संख्या है। हमसे सवाल ने पूछा बीच वाली संख्या का वर्ग बताओ, तो 13 का वर्ग 169 होता है, तो आंसर आया ऑप्शन ए। दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका ये है कि हम ऑप्शन ले लें। 169 का वर्गमूल 13, यानी बीच वाली संख्या 13 है, तो इससे पहले वाली 11, उससे अगले वाली 15। अब हमें ये देखना है क्या इनका प्रोडक्ट इतना आ रहा है जो दिया है। तो दूसरा तरीका है कि ऑप्शन से वापसी चले जाए। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे, बहुत प्यारा सवाल है, सीजीएल मींस का सवाल। मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं ले रहा जो भाई याद हो, सारे सवाल आपके सीजीएल मींस के उठा रहा हूं, आईबी के उठा रहा हूं, यूपीएससी के उठा रहा हूं, सीसेट के उठा रहा हूं, पब्लिक सर्विस कमीशन के उठा रहा हूं, क्योंकि ये सारे वहीं से सेट होते हैं सवाल, और आपको हूबहू ऐसे ही पेपर में ऐसे मिलेंगे। देखिए, अब मुझे एक बात बताना, बहुत सारे बच्चे इस बात को जानते हैं कि नहीं, आज पता कर लेते हैं। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। मेरे बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, 4 फैक्टोरियल ऐसा नंबर है जो 4 से भाग हो जाता है। 4 फैक्टोरियल 4 से भाग हो जाता है, तो इसके बाद जितने भी नंबर है ना, सारे 4 से भाग होने। तो जब भी ऐसे फैक्टोरियल को 4 से भाग देना हो, तो मेरे बच्चे 4 से पहले वालों को सोल्व करना और कुछ नहीं करना। जैसे 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 2 एकम 2 और 3 का मतलब 6, तो 6 और 2 8 और 1 9, 9 को 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, शेषफल आया 1। यही है मेरे बच्चे यूनिट डिजिट का खेल। अब यहां आपको ये ध्यान देना है कि भाई ये जितनी भी पावर लिखी हुई है, इन सबको 4 से भाग दोगे, शेषफल आएगा 1, तो 3 की पावर 1 यूनिट डिजिट 3। इसे 4 से भाग दोगे, शेषफल आएगा 1, 8 की पावर 1 8। इसे भाग दोगे, शेषफल आएगा 1 4 से, समझ रहे नहीं? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों 7 की पावर 1 7। अब इन्हें जोड़ना है, तो 8 और 3 11, 8 7 15, 5 और 1 6 ना, कितना रहा? 8 7 15 5 3 18, 8 है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा यूनिट डिजिट आया 8। समझे कि नहीं राजा? आइए देखिए भैया, अब आप ये बात जानते हैं कि 5 की आप जो मर्जी पावर लगाओ 5 ही रहेगा यूनिट डिजिट। 9 की पावर चेक करनी, तो 64 की पावर 31 क्या है सर? ये इवन पावर है, और 9 की इवन पावर पे यूनिट डिजिट 1 रहता है, क्योंकि 9 की पावर 2 81, समझो 1 आ गया। 6 की जो मर्जी पावर रखो, यूनिट डिजिट 6 रहेगा। अगर 5 फैक्टोरियल से बड़ी वैल्यू है तो यूनिट डिजिट 4 फैक्टोरियल से बड़ी वैल्यू है तो इकाई का अंक 0 होगा, और यहाँ 6 की जो मर्जी पावर रखो 6 ही आना है। इन सबको जोड़ोगे तो 5 और 1 6 6 6 12 6 18, यूनिट डिजिट आएगा 8। भाई 18 जोड़ा है ना, तो इकाई का अंक 8 है ना राजा? पक्की बात है? तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा यूनिट डिजिट आया 8, हाँ है ना? आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल है यूपी सब इंस्पेक्टर का। यूपी सब इंस्पेक्टर का। हम किसी भी एग्जाम को नहीं छोड़ रहे हैं, पूरा रेलवे रगड़ रहे हैं, सब कुछ रगड़ रहे हैं, जो अच्छा सवाल मिल रहा है सारी जगह से पिक। आइए देखिए मेरे बच्चे, एक बात ध्यान से समझिए, हमें यूनिट डिजिट चेक करना है तो पावर को 4 से भाग देना है। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात है, पावर को 4 से भाग देना है। ये बताओ, 1 फैक्टोरियल की पावर 1 यानी 1 की पावर 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 की पावर 2, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 की पावर 6, 4 फैक्टोरियल होता है 24, तो 24 की पावर 24। इसके बाद हर हाल में यूनिट डिजिट 0 आएगा, तो 0 की जो मर्जी पावर लगा लो, इकाई का अंक 0 ही रहेगा। अब इसको सेट करना है, तो बेटा ये बताओ, 1 की पावर 1 यूनिट डिजिट 1 रहेगा, 2 की पावर 2 यानी 4 रहेगा, 6 की जो मर्जी पावर करो यूनिट डिजिट 6 रहेगा, 4 की अगर इवन पावर है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, 4 की पावर 2 16 6, तो 6 4 10 0 आया, 6 और 1 7, यानी इकाई का अंक आएगा मेरे बच्चे 7। तो मेरे राजा यहां पे आपका यूनिट डिजिट आएगा 7। हाँ है ना? मजा आया? ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। ये है मेरे प्यारे बच्चों एसएससी सीजीएल मींस का सवाल है। एसएससी सीजीएल मींस का सवाल है। सवाल में कह रहा है एन की वैल्यू दे रखी है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ एन। तो सबसे पहला काम तो मुझे ये करना है कि भाई इस फैक्टोरियल में भाई सबसे पहले एन निकालना है। ये ऐसे ऐसे, यहां एन है, यहां एन है, यहां एन है, ऐसे कहानी कह रहा है मेरे बच्चे। हाँ है ना? और कुछ नहीं कह रहा, बस यही बात कहने लगा।
अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले बताओ कि n को सोल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा। तो आप कहेंगे देखो सर यहां 5 पकड़ोगे तो 5 फैक्टोरियल से सारी वैल्यू का यूनिट डिजिट 0, बस इसको सोल्व करना है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, इकाई का अंक 4, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 2 1। यहां इकाई का अंक देखेंगे 6 4 10 0 आया, 2 1 3, यानी इस n जो नंबर है इसका हर हाल में इकाई का अंक 3 आएगा। n जो नंबर है मेरे बच्चे इसका इकाई का अंक 3। अब मेरे बच्चों दिमाग ये दौड़ाना हमने कि यहां 3 है तो 3 की आप जो मर्जी पावर रखो, इकाई का अंक या तो 3 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है या 7 आ सकता है या 1 आ सकता है। 3 9 7 1 के अलावा कोई यूनिट डिजिट नहीं बनेगा। तो पहली ही नजर में 8 इकाई का अंक नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, यानी तुक्केबाजी करनी तो ए और सी मेरा राइट आंसर है। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, अब हमें करना क्या है, हमें अब ये करना है सर कि इस सारे सेगमेंट को सोल्व करना है और इसे 4 से भाग देना है। इस पूरी कहानी को 4 से भाग देके देखना है क्या रिमाइंडर आएगा। तो मेरे बच्चे n का मतलब है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ये तो है n। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये तो है मेरे बच्चे n, और सच बात है ये इसकी पावर है। यही तो कहानी थी यहां, n रेज टू पावर n, इसको 4 से भाग देना। अब एक बात बताना, मेरी बात समझे कि नहीं समझे तुम? इसका कलर व्हाइट कर दे रहे हैं ताकि मजा आए आपको। अब जब मैं इसे 4 से भाग दूंगा तो अभी बताया था ये तो खत्म, और 3 2 1 के फैक्टोरियल को जोड़ को 4 से भाग देंगे, शेषफल आएगा 1, बिल्कुल ठीक है। और 1 की आप जो मर्जी पावर करो रिमाइंडर आएगा 1। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि n की पावर n करोगे तो ये रिमाइंडर आएगा 1। इसका मतलब 3 की पावर 1 बचा, 3 की पावर 1 बचा मतलब यूनिट डिजिट आएगा 3। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन 3 मेरा राइट आंसर। मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं, तुक्केबाजी भी, पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी। मजा आ रहा है तो एक ही काम करना है, वो आपको पता है। आइए, सवाल में कह रहा है x और y पूर्णांक है। मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल रिपीटेड है किस चीज से, ये सीजीएल में भी पूछा हुआ है और जीमैट में भी पूछा हुआ है, हमने ये जीमैट से उठाया। तो मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को अगर आप देखोगे, अगर इस सवाल को आप ध्यान दोगे तो कह रहा है x और y दोनों पूर्णांक है। एक्स स्क्वेयर जो है ना इसका इकाई का अंक है 9, तो इसका मतलब तय है कि x का इकाई का अंक या तो 3 होगा या फिर x का इकाई का अंक 7 होगा। बिल्कुल ठीक है। कह रहा जी वाई स्क्वेयर का भी इकाई का अंक 9 है, तो ये तय है कि भाई y का इकाई का अंक या तो 3 होगा या फिर मेरे बच्चे 7 होगा। अब कह रहा है x माइनस वाई के लिए कौन कौन से मान संभव है। तो मेरे बच्चे देखो x का मान 3 है और y का मान 3 है, तो 3 में 3 गया 0, यानी कोई भी आंसर आ सकता है उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। आप कहेंगे 40 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि x और y तो बड़े भी नंबर हो सकते हैं, उनका डिफरेंस बड़ा भी आ सकता है, लेकिन हमारा खेल यूनिट डिजिट से, यानी 0 आ सकता है इकाई का। दूसरा, अगर मैं x का मान 3 ले लूं और y का मान 7 ले लूं तो घटेगा। हाँ सर, हासिल लेनी पड़ेगी, 13 13 में 7 गया 6, यानी सर 6 भी आ सकता है, ये भी संभव है। सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि x का मान 7 ले ले और y का मान 3 ले ले, तो 7 में 3 गया 4। हाँ सर 4 भी संभव है, लेकिन उसने मुझसे पूछा क्या, उसने मुझसे पूछा कौन सा नहीं हो सकता। तो जो संभव नहीं है वो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी, जो संभव नहीं है मेरे प्यारे बच्चों वो है ऑप्शन डी, जो संभव नहीं है मेरे बच्चे वो है ऑप्शन डी, यानी डी नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकते हैं। देखिए मेरे भाई, सवाल में जीमैट का क्वेश्चन है। सवाल में कह रहा है जब 3 की पावर 32 को 50 से भाग देते हैं, 3 की पावर 32 को 50 से भाग देते हैं, तो कहता है कि जी इसका जो एक्सप्रेशन आता है वो ऐसा आता है ABCD, और लास्ट में जाके डेसिमल के बाद 2 अंक आते हैं x और y। आपने कहा जी ठीक है। तो कहता है इसको इस प्रारूप में जब हम लिखेंगे तो y का मान क्या हो सकता है, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए सवाल बहुत प्यारा है, हर क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है मेरे बच्चे, पहले वीडियो को रोकिए, सवाल खुद करिए। अब मैं समझाता हूं। देखो यार, सबसे पहला काम ये है कि हम यूनिट डिजिट ब्रेक करें। तो मेरे बच्चे 3 की पावर 32 का यूनिट डिजिट निकालते हैं। आप कहेंगे 4 का साइकिल घूमता है, एग्जिट घूम रहा है, 3 की पावर 4 81, यूनिट डिजिट आया 1। इसका मतलब सर इसको जब हम सोल्व कर रहे होंगे 3 की पावर 32 को, तो सोल्व होते 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 यहां यूनिट डिजिट आ रहा होगा 1, यूनिट डिजिट आ रहा होगा 1, यानी 3 की पावर 32 को
जब हम सोल्व करेंगे तो इकाई का अंक 1 आएगा और बटे आएगा 50। अब मुझे ये पता है कि मुझे आखिरी में 2 डिजिट चाहिए डेसिमल के बाद, तो मुझे नीचे 100 लाना होगा। तो 100 लाने का नियम ये कि इधर 2 से गुना करो, इधर 2 से गुना करो। तो मेरे बच्चे ये तय रहा कि इसे सोल्व करते करते इसका इकाई का अंक आएगा 2 और नीचे आएगा मेरे बच्चे 50 दूनी 100। तो जब डेसिमल में लेके जाओगे तो ये डिजिट क्या आएगा मुझको नहीं पता, लेकिन ये तय है कि इससे अगला जो डिजिट आएगा वो 2 आएगा। भाई 2 जीरो है ना, तो जब भाग दोगे तो 1 और 1 2, यानी एक अंक ये हो गया, एक अंक और छोड़ना होगा और उसके बाद डेसिमल आएगा। तो उसने यही नाम तो एक्स वाई दिया है, मतलब वाई का मान क्या है मेरे बच्चे? 2। तो सवाल में यही आपसे पूछा वाई का मान क्या है। मेरे प्यारे बच्चों ईमानदारी से मुझे बताइए, क्या इस सवाल पे हमें क्रिटिसाइज किया जाना ठीक है? लोग अपने क्लासेस में कह रहे हैं मैट के क्वेश्चन करा रहे हैं, जी मैट के करा रहे हैं, क्या इस सवाल में मुझे क्रिटिसाइज करना ठीक लग रहा है आपको? आपको लग रहा है ये सवाल बहुत मुश्किल है, या आपको लग रहा है कि ये सवाल बहुत आसान है और मजा आ गया सर समझ के? जल्दी से कमेंट करके मुझे भाई बताओ, क्योंकि आपका एप्रिशिएशन ही आपको आगे फायदा दिलाएगा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में ये कह रहा है एक्स और वाई संख्या इतने इतने के इकाई के इकाई स्थान के अंक है, यानी एक्स और वाई डिजिट है। और सवाल में कह रहा है कि एक्स और वाई दोनों बराबर नहीं है, ये बात भी ठीक है। इसकी पावर 63 और इसकी पावर 85 के इकाई स्थान का अंक समान है। देखो मेरे बच्चे 408x, इसकी पावर 63 है, और मेरे बच्चे 789y, इसकी पावर 85। मेरे बच्चों सवाल में ये कह रहा है दोनों का यूनिट डिजिट सेम है, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए इनकी तो जरूरत ही नहीं है, ना इनकी जरूरत है, समझदार को इशारा ही काफी है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये बताओ, यूनिट डिजिट निकालने के लिए 4 से भाग देना होता है, पावर को 4 से भाग देंगे 60 जाएगा, यानी एक्स क्यूब आया। और यहां मेरे बच्चे वाई, इसे 4 से भाग देंगे 84 चला गया 1, तो वाई की पावर 1। तो एक्स और वाई मेरे बच्चे ऐसे दो नंबर हैं जिनमें एक का क्यूब दूसरे की पावर 1 के बराबर आ रहा है। अब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछ रहा है व्हाट विल बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। कह रहा है एक्स प्लस वाई का संभव मान क्या हो सकता है। तो आप ये देखिए दिमाग दौड़ा के कि भाई किसी का क्यूब करें, मान लेते एक नंबर ले लेते 1, अगर 1 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो y की वैल्यू क्या लेनी होगी सर? y की वैल्यू फिर 1 लेनी होगी। अगर मैं x का मान 1 ले लूं तो 1 का क्यूब 1 है, लेकिन y का मान 1 लूंगा तो 1 की वैल्यू 1 आएगी। लेकिन सवाल ने कहा कि भाई x और y दोनों बराबर नहीं है, y बराबर नहीं और पावर यहां 1 बच रही है, तो 1 1 तो नहीं होगा। अगर मैं इसे 2 ले लूं तो x का मान 2 ले लेता हूं, तो 2 का क्यूब कितना आया 8, तो भाई y का मान मैं 8 ले सकता हूं, 8 की पावर 1 8 आ गया, यानी x का 2 ले लूं y का 8 ले लूं तो सेट हो रहा है जो कि चाहिए। तो कह रहा है x प्लस वाई का क्या मान हो सकता है, तो x का 2 और y का 8 ले लेते हैं तो उत्तर 10 आ रहा है। और उसने ये थोड़ी कहा कितने मान पॉसिबल हो सकते हैं, उसने कहा x प्लस वाई का मान क्या संभव होगा, x प्लस वाई के कितने मान संभव होंगे ये नहीं कह रहा, कह रहा x प्लस वाई का मान क्या पॉसिबल होगा। तो भाई 2 8 पे सेट हो रहा है, हमने आंसर निकाल लिया। अगर आप 3 लेंगे तो यहां 7 आएगा, 3 और 7 को भी सेट करेंगे मेरे बच्चे तब भी जोड़ 10 ही आना है, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा मेरा 10। ये है मेरे बच्चे 2018 का। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल है एसएससी सीएचएसएल मेंस का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिए। सवाल में कह रहा है कि एक नंबर है n और n का मतलब ये है, और कह रहा है जी ये नंबर 11 का गुणज है, मतलब 11 का मल्टीपल, मतलब 11 से भाग हो रहा है। तो कोई संख्या 11 से तभी भाग होगी जब अल्टरनेट डिजिट का पेयर 8 9 17, 17 और 18, 18 और 1 19, तो 19 जमा p आया मेरे प्यारे बच्चों, एक जोड़ेगा। अब दूसरा जोड़ा लेते हैं, 3 और 7 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 जमा क्यों, दूसरा जोड़ा आया 22 जमा क्यों। अब ये तय है कि इनमें से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, यहां डिसाइड कर रहा है कि भाई क्यू बड़ा है पी से। तो अगर क्यू पी से बड़ा है तो 22 19 से बड़ा है, यानी ये बड़ा होगा, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो घटाएंगे तो भाई अब 22 में से 19 गया 3 बचा, तो 3 जमा क्यू, और यहां बचा माइनस पी। ये जो वैल्यू आनी चाहिए मेरे बच्चे, ये ऐसी वैल्यू आ जाए जो मेरा 11 बना दे, 0 बना दे, 22 बना दे, ऐसा कुछ। अब क्यू की वैल्यू ध्यान रखना, क्यू और पी 0 नहीं हो सकते क्योंकि 0 से बड़े चाहिए। तो क्या ले सकते हैं मेरे बच्चे, मैं ऐसा कर सकता हूं कि भाई मैं इसे 0 बना लेता हूं। अगर 0 बनाऊंगा तो आप जानते हैं क्यू माइनस पी कितना आ जाएगा, -3।
आप कहेंगे संभव ही नहीं है क्योंकि क्यू बड़ा है, पी छोटा है तो माइनस आएगा ही नहीं, तो मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा 11, तो उधर ले जाएंगे तो ये आएगा 8। अब देखो 8 कैसे आ सकता है, तो मैक्सिमम क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है 9, और पी की वैल्यू क्या हो सकती है 1, बस तभी 8 बनेगा। अगर मैं इसे 8 ले लूं इसे 0, तो उसने कहा ही है कि दोनों 0 से बड़े हैं, तो मेरे बच्चे क्यू और पी की वैल्यू 9 और 1 बनी। अब कह रहा है कि भाई इस संख्या को 9 जमा 1, यानी पी की वैल्यू है मेरे बच्चे 1 और क्यू की वैल्यू है 9, यानी 10 से भाग दें। कहता है इस पूरे नंबर को अगर 10 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, तो 10 से भाग देंगे तो शेषफल वही आएगा जो अंतिम अंक होगा, और क्यू का मान कितना है मेरे बच्चे 9, तो यहां लास्ट डिजिट क्या है 9, लास्ट डिजिट क्यू था तो उसका मान 9 था, तो इसे 10 से भाग देंगे तो शेषफल 9 ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। आइए बाबू देखिए यार, IBACIO 2023 का क्वेश्चन है भाई, IB बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहा है। आइए ध्यान से कहानी को समझिए भैया। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का क्या सूत्र होता है सर, तो वो रहता है सर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 पूरे की पावर 3 या 2 स्क्वायर, ये रहता है मेरे बच्चे सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर नेचुरल नंबर के क्यूब का सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो पहले वाले में कह रहा है कि भैया इसके 10 पदों का योगफल 3020 और 3030 के बीच में आएगा, तो 10 टर्म है तो इनकी वैल्यू 10 आई, 10 और 11 बटे 2 करेंगे, 2 5 10, 11 5 55 है, तो ये तो 55 का वर्ग करना आता है, हाँ जी कैसे, 5 का और 25 और 5 से अगला नंबर 6, 6 5 30, तो इनका जोड़ 30 25 आएगा, ये बात सही है। और 30 25 30 20 और 30 30 के बीच में, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। अब पहली स्टेटमेंट के आधार पे हम आंसर निकाल सकते हैं कि सर ये आंसर गलत है, क्योंकि पहला तो ठीक होगा ही होगा। अब समस्या ये कि फंसा रखा आगे, आओ भाई अब सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है इफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दिस अप टू 10 टाइम इट बिकम्स ए स्क्वायर। देखिए यार नीचे वाली टर्म को अगर देखें तो ज्यादा आसान है, पर मैं चलो इसे समझाता हूं। कहता है अगर x को हम इनके पहले 10 टर्म के मतलब उसके क्यूब से घटा दें, इनके जोड़ से घटा दें, तो ये एक वर्ग बन जाता है। तो मेरे प्यारे जो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब ले रहा है, कह रहा जी इनका जोड़ निकालो, तो इनका जोड़ आया 30 25। अब कहता है इसमें से अगर हम x घटा दें, बिल्कुल ठीक 30 25 था, कह रहा जी अगर हम इसमें से x घटा दें, x क्या है मेरे बच्चे, कह रहा है x की मिनिमम वैल्यू है 17, यानी 17 भी ले सकते हैं, उससे बड़ी भी वैल्यू ले सकते हैं। तो मेरे बच्चे अगर मैं मिनिमम वैल्यू 17 है तो कह रहा है 17 घटा दो, तो भैया 15 में 7 गया 8, बिल्कुल ठीक है। तो कह रहा है जो रिजल्ट आया क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता, और यहां मेरे बच्चे 2 3 7 8 में से 8 आ रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत। आप ये कह सकते हैं 17 से बड़ा भी रख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें तो गलत चीज सिद्ध कर देनी चाहिए, क्योंकि उसने कहा कि भाई मिनिमम वैल्यू 17 है तो 17 रख देते हैं, 17 पे प्रूफ नहीं हो रहा, तो यानी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, मतलब ये सवाल स्टेटमेंट यहां गलत है। अब सेकंड गलत है मेरे बच्चे, सेकंड गलत है तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई। अब हमें थर्ड को चेक करना पड़ेगा। आओ भैया थर्ड वाले में क्या गाना गा रहा है, थर्ड वाले में हमें कह रहा है कि भाई 11 से लेके 20 तक का, तो पहले क्या करो मेरे बच्चे 1 से लेके 20 तक का क्यूब निकाल लो, इनका जोड़ निकालो, तो आप कहोगे जी 20, 20 का आधा करेंगे 10, 20 और 1 21, बिल्कुल ठीक है भाई 20 रखेंगे तो 20 का आधा 10, 20 और 1 21, तो यह आया 210। अब 210 का वर्ग करोगे तो भैया 0 21 का वर्ग हुआ 441, यानी 44,100 आया। इसमें से फिर पहले 10 का क्यूब घटा दो, पहले 10 का क्यूब था 3025, वो मेरे बच्चे हम इसमें से घटा देते हैं, तो देखो 75 बच रहा है लास्ट में, हाँ 41,075, तो मेरे प्यारे बच्चे ये स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट ठीक है और फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल ऑप्शन डी यहां पे जस्टिफाई कर रहा है। देखिए इन सवालों में थोड़ा कई बार समय लगता है, लेकिन हमें इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि ऐसा सवाल गलती से 1% भी आ जाए तो हम उसे टैकल करें। आइए सवाल में कह रहा है मेरे बच्चे x³ प्लस x² प्लस 768,
कह रहा भैया ये नंबर x से पूर्णतः भाग हो रहा है, तो x से तभी भाग होगा जब ये भाग हो जाए, ये भाग हो जाए, ये भाग हो जाए, तो ये दोनों तो भाग हो ही रहे, यानी x एक ऐसा नंबर होगा जो 768 को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, तो 768 एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए, तो क्या किया जाए, तो करना ही होगा, ये देखो किससे भाग जा रहा है, 7 से 13, 13 और 8 21, 3 से भाग जा रहा है, तो 3 से भाग देते हैं, 3 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 6 18, 256, और 256 होता है मेरे बच्चे 2 की पावर 8, यानी 708 के टुकड़े हुए 3 की पावर 1 और 2 की पावर 8। अब कह रहा है नंबर ऑफ फैक्टर बता देने हमें, भाई x का मान वो सब हो सकता है जो 768 के टुकड़े होंगे, तो 768 के टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं, तो 1 में 1 जोड़ा 2 और 8 में 1 जोड़ा 9, 9 दूनी 18। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसमें 18 टुकड़े संभव है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इसमें कितने टुकड़े संभव है, 18 टुकड़े मेरे प्यारे बच्चों हमारे यहाँ पे पॉसिबल है, यानी x की 18 वैल्यू संभव। देखिए यार, कह रहा है यार इस रिजल्ट का इकाई अंक क्या होगा, तो मेरे बच्चे आंख बंद करके n की वैल्यू रखो। देखो यहाँ ओड है, पावर यहाँ पे भी ओड है, पावर ओड यहाँ पे भी, लेकिन हमें एक बात तो पता है कि 3 और 2 के यूनिट डिजिट जो है वो ओड पावर से डिसाइड नहीं होते, यहाँ हर 4 पावर पे चीजें बदलती हैं। तो एक बार मैं n की वैल्यू 1 रख लेता हूं, 1 रखूंगा तो 2 और 1 3, 3 की पावर 3 यूनिट डिजिट 7, या 2 की पावर 3 यूनिट डिजिट 8, 8 7 15, इकाई अंक है 5। मैंने क्या किया मेरे बच्चे, n का वैल्यू 1 रखा, तो 2 और 1 3 7 आया, 2 और 1 3 8 आया, तो यानी इकाई अंक 5 तो हो सकता है, और ये हमें ऑप्शन में दे रखे हैं, तो CDS में आया था सवाल मेरे बच्चे, तो मेरा आंसर हो जाएगा 5। कोई दिक्कत है? आइए भैया, देखिए यार बहुत ही जबरदस्त सवाल है, मजा आ जाएगा आपको देख के। मेरे प्यारे बच्चों SSC CGL मेंस में पूछा गया सवाल है। सवाल में कह रहा है कि भैया a प्लस बी की पावर a प्लस बी, a प्लस बी, कह रहा है यार ये 500 से एग्जैक्ट डिवाइड है, ये 500 से एग्जैक्ट डिवाइड है, तो यार a और b के संभावित मान ज्ञात करके बताइए क्या हो सकता है। देखिए मेरे बाबू एक बात समझिए, इस पूरी कहानी को सोल्व करके, इस पूरी कहानी को सोल्व करके हर हाल में मुझे ऊपर लास्ट के 2 डिजिट तो 0 चाहिए ही चाहिए, उसी स्थिति में 500 इसे भाग दे पाएगा, यानी मुझे हर हाल में आखिरी 2 अंक तो 0 0 चाहिए। अगर मेरे बच्चे इसको सोल्व करके आखिरी 2 अंक आगे, मान लो 2 3 आगे, 0 0 के अलावा कुछ भी आगे, तो कभी भाग होगा नहीं, या आखिरी अंक 0 लिख दिया तो भी ये कभी 500 से भाग होगा नहीं, यानी ये तय है कि हर हाल में मेरे प्यारे बच्चों मुझे a और इस पूरे रिजल्ट को सोल्व करके आखिरी 2 अंक 0 0 लाने। अब आखिरी 2 अंक 0 0 कब आ सकते हैं, तभी आ सकते हैं पावर के गेम में, जब जो a प्लस बी है इसका यूनिट डिजिट 0 है। अगर इसका यूनिट डिजिट 0 है तो इसकी मैं कोई भी पावर करूंगा 0 और 1 के अलावा कोई भी पावर करूंगा, तो हर हाल में उत्तर में क्या आ जाएगा, अंतिम 2 अंक 0 आ जाएगा। आपने कहा हाँ ठीक है, यानी पहली बात तो स्पष्ट ये तय हो गई कि बाबू a प्लस बी का जो मान होगा वो हर हाल में या तो 10 होगा, या 20 होगा, या 30 होगा, या 40 होगा, या जो मर्जी होगा, लेकिन उसका अंतिम अंक 0 होगा और वो 10 का मल्टीपल होगा। अब सवाल में ये कह रहा है कि भाई a इंटू बी का न्यूनतम मान ज्ञात करिए, तो मेरे प्यारे बच्चों a इंटू बी का न्यूनतम मान आप ऑप्शन में देख रहे हैं 8 9 10 12 है। आपने कहा तो मेरे बच्चे क्या इन a और b का जोड़ 20 हो सकता है, क्योंकि 20 के कोई भी 2 टुकड़े करोगे तो उनका मल्टीप्लीकेशन कभी भी इतना छोटा नहीं आएगा, ये तो तभी बन रहा होगा जब a प्लस बी का मान क्या हो 10। अब यहां से एक लॉजिक ध्यान रखिएगा, अलजेब्रा जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि अगर मेरे बच्चे आपको a प्लस बी दे रखा है, गिवन है, और अगर मैं आपसे कहूं कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ a इंटू बी की, तो मेरे प्यारे बच्चे तभी संभव होगी जब a और b बराबर हो या इनके बीच का डिफरेंस कम से कम हो, डिफरेंस कम से कम हो। एक तुक्के वाली बात बता रहा हूं, छोटा लॉजिक, कम से कम हो। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको a इंटू बी की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ये तभी संभव है जब a और b का डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा हो। अगर मेरे बच्चे ऐसा नहीं है
तो a इंटू बी कभी भी आपका मिनिमम नहीं आएगा। अब अपने सवाल में क्या पूछा है, अपने सवाल में ये कहा कि भाई व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी, कि भाई ए गुना बी की सबसे छोटी वैल्यू बताओ। तो ए गुना बी की सबसे छोटी वैल्यू तभी आएगी जब ए और बी का डिफरेंस सबसे कम होगा। तो भैया क्या ले सकते हैं, नो और एक ले लेते हैं। तो मेरे बच्चे नो एक कम नो, तो इसका सबसे छोटा जो प्रोडक्ट आ सकता है मेरे बच्चे वो नो आ सकता है, क्योंकि नो और एक के बीच का डिफरेंस सबसे बड़ा। आप सोच रहे हो कि 10 और 0 ले लें, तो संभव ही नहीं है। कारण क्या है, 10 और 0 लोगे मेरे बच्चे तो गुना करने पे सारा ही सेटिंग आपकी 0 आ जाएगी, तो वो 0 है ही नहीं किसी भी ऑप्शन में। तो मेरे बच्चे डिफरेंस सबसे ज्यादा लो, तो 10 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ो जिनमें डिफरेंस सबसे ज्यादा, तो एक और 9 ही है, तो उनका प्रोडक्ट आया 9, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 9। हर सवाल को सीखने का करने का एक ही तरीका है कि पहले आप खुद करें, है ना, फिर मेरी वीडियो को देखें। आइए, यहां सवाल में मेरे बच्चे कह रहा है सीजीएल मीन्स का सवाल है। कह रहा है एक ताले के 4 अंकों वाले पिन है और पिन का नाम है ए बी सी डी। सवाल में कह रहा है कि बी जो है वो ए का डबल है और सी बी का डबल है और डी सी का डबल है। तो 2 गुना फिर 4 गुना फिर 8 गुना, तो भैया ये 8 गुना है, तो किसी डिजिट का 8 गुना भी डिजिट होते हैं तो तभी संभव है जब पहले इसका मान 1 रखा जाए। ये डबल है तो ये 2 होगा, ये डबल है तो ये 4 होगा, और ये इसका डबल है तो 8 होगा। यानी हर हाल में 1248 ही उस ताले का पिन होगा। आपने कहा जी ठीक है। अब कह रहा है जी बताओ ये पिन इनमें से किससे भाग जा रहा होगा। तो 1248, 2 और 3 तो सारे ऑप्शन में, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, तो 2 और 3 से तो छटनी होनी नहीं राजा बाबू। आपने कहा हाँ, 2 और 3 कितना होता है 6, 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12 और 6 8 48, यानी जो भी मेरा आंसर होगा मेरे बच्चे वो 208 होगा। यानी जो भी अब आंसर होगा वो 208 से भाग जाना चाहिए। 5 तो आंसर हो ही नहीं सकता, इकाई का अंक 0 या 5 होता। 11 हो नहीं सकता क्योंकि 8 और 2 10, 7 से भाग दे 7 3 14, बचा 6, 7 भी नहीं हो सकता। हर हाल में आंसर यही होगा 2 3 13, 13 से भाग देंगे 13 कम 13 तिरछे 78, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए भैया, कह रहा है देर आर 50 बॉक्सेज एंड 50 पर्सन 1 keeps 1 marble in every box, person 2 keeps 2 marble in every second box, person 3 keeps 3 marble in every third box। सवाल में ऐसे कह रहा है कि भाई पहला जो आदमी है ना वो हर डब्बे में एक एक कंचे डालेगा, हर डब्बे में एक एक कंचे डालेगा। जो दूसरा आदमी है वो हर 2 डब्बे में कंचे डालेगा, हर दूसरे डब्बे में। तीसरा आदमी हर तीसरे डब्बे में कंचे डालेगा, चौथा आदमी हर चौथे डब्बे में कंचे डालेगा। ऐसे कहानियां चल रही हैं। और चौथा आदमी हर डब्बे में हर चौथे डब्बे में 4 कंचे डालेगा, पांचवा आदमी हर 5वें डब्बे में 5 कंचे डालेगा। तो सवाल में कह रहा है कि भाई 50वां आदमी जो है वो हर 50वें डब्बे में 50 कंचे डालेगा। कंचे माने समझ गए तुम मार्बल। अब कह रहा है कि भाई ये बताओ 50वें बक्से में सबसे ज्यादा मार्बल, मतलब 50वां जो बक्सा होगा उसमें मार्बलों की कुल संख्या कितनी होगी। तो मेरे बच्चे एक बात हो, 50वें बक्से में किस किस ने कंचे डाले होंगे। तो भैया वो पहला आदमी उसने 1 डाला होगा, दूसरे आदमी ने भी 2 डाले होंगे। भाई 50वें डब्बे में वही तो लोग डालेंगे जो 50 से भाग चले जाएंगे। तो 1 जाएगा, 2 जाएगा, उसके बाद मेरे बच्चे 5 जाएगा, फिर 10 जाएगा, फिर 25 जाएगा और फिर 50। यानी यही लोग तो वो हैं जिनकी बारी 50वें में आएगी। जैसे मान लो तीसरा आदमी है, वो तो हर तीसरे डब्बे में डालेगा, तो उसकी बारी कभी भी 50वें में डालने में आएगी नहीं। तो कह रहा जी इनका जोड़ करके बता दो। भाई 50वां आदमी 50 डालेगा, ये 25 डालेगा, 10 5 2 1, तो जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे आएगा 93। इसका मतलब 93 कंचे डाले गए होंगे 93वें डब्बे में। वैसे भी हम समझ सकते थे कि 43 और 6 तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि 50वें डब्बे में 50वें आदमी ने तो 50 डाले ही हैं, तो उत्तर 50 से ज्यादा होगा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल है एसएससी सीजीएल मेंस का, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल ने हमको कहा कि भाई a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जोड़ है 30, यानी 4 संख्याओं का योग दे रखा है 30। मुझसे पूछ रहा है मेरे बच्चे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगी। मेरे दोस्त अगर इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे a का b से डिफरेंस भी मिनिमम चाहिए और मेरे बच्चे a का c से भी डिफरेंस मिनिमम चाहिए, a का d से भी डिफरेंस मिनिमम चाहिए। यानी मेरे बच्चे a
बी, सी ओ डी, ये ऐसे नंबर चुनने हैं मेरे प्यारे बच्चों जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम मिले, क्योंकि जितना कम डिफरेंस होगा मेरे बच्चे उतना ही स्क्वायर का सम करके वैल्यू न्यूनतम लाई जा सकती है। अब आप एक चीज बताइए, 30 को अगर मैं 4 बराबर बराबर टुकड़ों में बांट दूं, क्योंकि जितना बराबर बराबर टुकड़ों में बांटेंगे उतना डिफरेंस कम होगा, तो अगर बराबर बराबर टुकड़ों में बांटू तो 30 को 4 से भाग दूंगा 7.5 आ जाएगा। दिक्कत क्या है जी? 7.5 में कौन याद कर रहा भाई? दिक्कत यह है कि पूर्णांक है तो 7.5 ले नहीं सकते, तो क्या करो, ए को 8 ले लो, बी को 8 ले लो, बाकियों को 7 ले लो, हो गया 30। अब देखिए ध्यान से, ए को 8 लें, बी को 8 लें तो 0 आया, 8 में से 7 गया 1 का वर्ग 1, 8 में से 7 गया 1 का वर्ग 1, मेरे बच्चे जोड़ोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? तो देखिए मेरे दोस्तों, ये जो सवाल है ये है यूपी पीसीएस का और ये बहुत जानदार सवाल है। ध्यान से देखिए क्या सवाल में कह रहा है। कहता है लेट A1 A2 A3 A4 A5 बी ए सीक्वेंस ऑफ 5 कंजिक्यूटिव ओड नंबर। कहता है ये 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या है। अब कहता है एक नया सीक्वेंस बनाइए जिसमें सबसे बड़ा जो नंबर हो वो 2A3 हो, मतलब जो यहां बीच का नंबर था उसका डबल हो, सबसे बड़ा नंबर ये हो। और कहता है ये जो सीक्वेंस बनेगा जो इसके ऊपर एंड होगा वो मेरे बच्चे इवन नंबर का सीक्वेंस होगा, 5 क्रमागत सम संख्याएं होंगी। और कह रहा हूं 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो 450 है। तो मेरे बच्चे एक बात हो, 5 क्रमागत सम संख्याएं, इनका योग 450 है, इनका योग 450 है। तो मेरे बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे बीच वाली संख्या निकाल के बताओ कितनी होगी, तो आप कहेंगे इसे 5 से भाग दे दो, 5 नहीं 45, 90 होगी। यानी ये तय रहा कि सर ये 90 है तो ये 92 होगी, ये 94 होगी। अब सवाल में ये है कि भाई 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 450 है, उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 94। और 94 कैसे आई? जो सबसे बड़ी संख्या थी वो 2a³ उसने लिखा ना, 2a³ पर समाप्त होने वाली 5 क्रमागत सम संख्याएं, तो 2a³ मतलब 2a³ नहीं 2a3 है यहां पे। तो मेरे बच्चे ये इस बीच वाली टर्म का डबल है। तो मेरे बच्चे अगर मैं 94 का आधा कर दूंगा तो इसका मतलब ये टर्म क्या है? 47। इसका मतलब इस सीक्वेंस में जो ये A3 है ये मेरे राजा बाबा 47 है। अब दो दो ये ओड टर्म है तो ये 49 होगी और ये मेरे बच्चे 51, तो इसका मतलब A5 जो होगी वो मेरी 51 होगी। ये मेरा इस सवाल को निकालने का सही तरीका है। देखिए मेरे भाई, ये भी सवाल यूपी ट्रिपल SC का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है। सवाल में कह रहा है जी 10 की पावर 67 माइनस 87 को आधार 10 संकेतन में एक पूर्णांक के रूप में लिखा जाए। मतलब ये हुआ कि इसको कंप्लीटली लिखा गया, सोल करके लिखा गया 10 अंकों के रूप में, यानी इसे पूरी तरह खोल के लिखा गया। तो इस प्रकार जब इसे खोला गया तो कहता है इसके सारे अंकों का योग ज्ञात करिए। मेरे बच्चों एक बात, अगर मैं यहां 10 की पावर 1 लिख रहा हूं तो आया 10, 10 की पावर 2 लिख रहा हूं तो आया 100। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, जितनी पावर है उतनी ही जीरो आएंगे। ऐसे ही मेरे बच्चे 10 की पावर 67 का मतलब है कि इसके अंदर कितनी जीरो आएंगी? 67 जीरो आएंगी। कितनी जीरो आएंगी जी? 67 जीरो आएंगी मेरे बच्चे। आपने कहा ठीक है। और माइनस 87 करेंगे तो ये 13 के आखिरी अंक 3 आएगा और ये 1 आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, ये टोटल अंक, जैसे 10 की पावर 1 करा तो अंक 2 बने, 10 की पावर 2 किया तो अंक 3 बने। तो मेरे बच्चे जब घटाएंगे तो इससे आगे सारे के सारे क्या बचते चले जाएंगे? नो 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 नो, ऐसे ही तो बचते जाएंगे। देखो ऐसे समझो, अगर मैं 1000 में से आपको समझाने के लिए मैं कहूं कि भाई या 10,000 में से 7 घटा दो, तो आप 10 में से 7 गया 3 लिखोगे, यहां कितना बचा? 9 बचा, यहां कितना बचा? 9 बचा, यहां कितना बचा? 9 बचा। तो यहां कितनी जीरो थी? 1 2 3 4, तो अंक भी कितना है? 1 2 3 4। तो ये वाला अंक तो आप घटा के लिख लेंगे, बाकी आप कहेंगे 4 जीरो थी, 4 में से ये वाला अंक निकल गया तो बचे कितने? 3। तो 9 आएगा 3 बार। ऐसे ही मेरे बच्चे यहां 10 की पावर थी 67, इसका मतलब 67 जीरो है। 67 जीरो में से 2 जीरो घटाने के बाद तो आया 13, तो 67 में से 2 घटाया कितना बचा मेरे बच्चे? 65। इसका मतलब जो भी मेरा उत्तर आएगा उसमें 9 कितनी बार आएगा? 65 बार आएगा। तो कह रहा है इसके सारे अंकों का योग ज्ञात करो, तो भाई 9 तो आ रहा है 65 बार, और 1 और 3 का जोड़ 4। अब इन्हें जोड़ना है तो 9 5 45, 5 4 9, अच्छा 2 ऑप्शन है तो 9 5 45, 9 6 54 और 4 58, नहीं 9 5 45 का 5,
असल 4, 9 6 4 4 58 और जमा 4, तो मेरे बच्चे 5 8 9 मेरा राइट आंसर, 5 8 9 मेरा राइट आंसर। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे इसके सभी अंकों का योग है 589, सभी अंकों का योग है मेरे बच्चे 589। देखिए यार सीडीएस का क्वेश्चन है, सवाल में कह रहा है 4 भिन्न भिन्न अभाज्य संख्या है। पहली चीज आपको ये समझनी कि सारी के सारे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और ए बी सी डी का औसत है 35, ए बी सी डी का औसत है 35। लेकिन यहां ये नहीं कह रहा कि सारी की सारी कंजुकेटिव है, यानी लगातार आने वाले प्राइम नंबर, कह रहा जी 4 प्राइम नंबर है, बस इतनी बात है, लेकिन चारों अलग है। कहता है सबसे बड़ा है डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए सबसे छोटा है। डी जो है वो 36 से समान दूरी पर है, ए और डी कहता है 36 से समान दूरी पर है, तो ध्यान रखना डी बड़ा है। तो मेरे प्यारे बच्चों डी जो होगा वो 36 से जितना दूर होगा उतना ही दूर ए होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि 36 ए और डी के कहीं बीच में सेट हो रहा है। अगली लाइन में कह रहा है कि भैया बी और सी 34 से समान दूरी पर है, तो बड़ा कौन है? सी, तो सी जो होगा वो 34 से बड़ा होगा और बी 34 से छोटा होगा। अगली लाइन में कह रहा है ए और बी 30 से समान दूरी पर है, तो बी बड़ा है, तो भैया बी जो है वो 30 से बड़ा होगा और ए 30 से छोटा होगा। अगली लाइन में कह रहा है सी और डी 40 से समान दूरी पर है, तो भैया डी बड़ा है, तो डी और सी 40 से समान दूरी पर है, यानी डी 40 से बड़ा होगा और सी 40 से छोटा होगा। तो सवाल में कह रहा है ए और डी के बीच का अंतर ज्ञात करिए, क्या होगा? और एक ऑप्शन ये भी है कि क्या निकाला ही नहीं जा सकता। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों कैसे करें। अगर हम इस कहानी की तरफ जा रहे हैं तो सबसे छोटे वाले नंबर को पकड़ते हैं। सबसे छोटा नंबर ए और बी है, तो मेरे बच्चे ए और बी में ए और बी ऐसे नंबर है कि 30 से बी जितना बड़ा होगा उतना ही ए 30 से छोटा होगा। तो 30 से छोटे प्राइम नंबर गिनने शुरू करो। क्या क्या होते हैं सर? 23 भी होता है, 29 भी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो 23, 30 में से 7 गया 23 और 30 में 7 गया जोड़ा 37, यानी ए और बी 23 और 37 भी हो सकते हैं। ए और बी ये 30 से 29 से एक कम है, तो ये 31 भी हो सकते हैं, तो बी का मान 37 भी हो सकता है, 31 भी। लेकिन यहां से देख के पता चला कि बी का मान 34 से कम है, यानी 37 वाली कहानी गलत है। मतलब ये हुआ कि सर एक जो होगा वो एक कम होगा, तो बी एक ज्यादा होगा, यानी 31। अब बी 31 है मेरे बच्चे, तो ये 34 से 3 कम है, तो ये 3 ज्यादा होगा, यानी 37 होगा। और सी मेरे बच्चे कहां है? सी 37 है, तो 40 से 3 कम है, तो ये 40 से 3 ज्यादा, डी 43 होगा। बिल्कुल ठीक है। और मेरे बच्चे डी 43 है, अगर डी 43 है मेरे बच्चे, तो यहां से आपने देखा कितना गैप है? 7 का गैप है, तो इधर भी 7 का ही मेरे बच्चे गैप होना है, तो यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाना है 14। दूसरा अगर ये 43 है तो ये आएगा 29। अच्छा, ए हमारा 29 यहां से ही फाइंड आउट हो गया था। तो हमसे पूछा ए और डी का डिफरेंस बताइए, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा क्या? 14। ए और डी के बीच का जो अंतर होगा वो 14 होगा। हाँ है ना? आप यहां से ए निकाल ही चुके थे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, डी वहां से मिल गया था। आइए मेरे बच्चे, ये है बिहार एसएससी का सवाल है। सवाल बहुत खूबसूरत दिया हुआ है। कह रहा है x की पावर 11 माइनस एक्स की पावर 3, इसे जब भाग दे रहे हैं तो उत्तर आ रहा है 2626। कह रहा है जी x की क्या वैल्यू पॉसिबल है, x के कितने मान संभव है? मेरे बच्चे आप जानते हैं यूनिट डिजिट के लिए पावर को 4 से भाग देना होता है। साइकिल चेक करते हैं, 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, पावर कितनी बची? 3। यहां पे भी पावर क्या है? 3। इसका मतलब दोनों ही केसेस में यूनिट डिजिट सेम है और उसकी पावर सेम है, तो जो यूनिट डिजिट यहां आएगा वही यूनिट डिजिट यहां आएगा। और अगर सेम यूनिट डिजिट में से सेम यूनिट डिजिट घटाओगे तो आंसर आएगा लास्ट का 0, यानी आंसर का इकाइकांक 0 आएगा, जबकि आंसर का इकाइकांक 6 है। इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं। उसने पूछा कितने मान संभव है, तो कोई भी मान संभव नहीं है, मतलब 0। मेरी बात समझ रहे? यानी x पे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि यहां का और यहां का यूनिट डिजिट सेम, और सेम यूनिट डिजिट को घटाओगे तो 0 आएगा, जो आ नहीं रहा, इसलिए गलत है। देखिए यार, ये सवाल एसएससी भी दबा के उठा रहा है और यूपीएससी ने 2019 में ये सवाल उठाया। इसके बाद सीजीएल मेंस ने ये सवाल उठाया मेरे बच्चे, ऐसा ही सेम। इसके बाद फिर मेरे बच्चे
सीजीएल प्री नहीं, वो दूसरी जगह चला गया सवाल। तो मेरे कहने का मतलब है कि सवाल लगातार उठ रहे हैं। जैसे इस सवाल को देखिए, सवाल में कह रहा है 136 136 5B 7 में जोड़ा जाता है, तो रिजल्ट जो आ रहा है वो 7A3 आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। कह रहा है ए और बी दोनों पूर्णांक, और ये दिया गया कि 7A3 ए से पूर्णतः विभाजित होता है। 7A3 जो है मेरे बच्चे, ये 3 से पूर्णतः भाग हो रहा है। ए क्या है डिजिट, तो 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। अब मुझे पता है कि इनके अंकों का जोड़, यानी 3 से भाग होना, तो 3 तो कट ही गया। तो साथ में क्या जोड़े कि 3 से भाग हो जाए, तो ए की वैल्यू सर 2 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 5 के बाद 8 ले सकते हो। बस 8 के बाद तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि 7 2 9, 5 7 12, 8 7 15, ये सारे 3 से भाग जाएंगे। तो ए की वैल्यू मेरे बच्चे 2 5 8 ली जा सकती है। तो सवाल में कह रहा है बी का एकमात्र संभावित मान क्या है। आते हैं जी, आइए देखो यार, 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 1 और 3 4, 1 और 3 4। अब 4 में मैं क्या जोड़ूं कि ए का मान मेरा क्या आ जाए मेरे बच्चे। अच्छा, एक बात और भी देखने की, क्या कि 5 और 1 6 है, इसका मतलब इसका जोड़ करके एक हासिल आई होगी तभी 7 हुआ होगा। तो यानी बी ऐसा रहा होगा कि इसमें जोड़ने पे हासिल आई होगी। तो ये 3 और 1 4 है। अगर ये 3 और 1 4 है तो हर हाल में ये मेरे बच्चे 6 से बड़ी वैल्यू हुई होगी, तभी ऐसा बन पाएगा, क्योंकि 6 ले लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ए का मान 2 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 8 रख सकते हो। अगर मैं चाहता हूं कि ए का मान 2 आए, तो भैया 3 और 1 4 है, तो यहां बी का मान क्या लेना होगा 8। तो 8 और 4 12 का हासिल मतलब 2 हासिल 1 7 आ जाएगा। तो बी का मान 8 संभव है। तो कह रहा है बी का एकमात्र संभावित मान ज्ञात करो, तो 8 आ गया। आप कहें 5 भी तो चेक करो। देखो यार, 5 अगर मुझे चेक करना पड़े कि भाई बी का ए का मान 5 है, तो ये 3 और 1 4, तो बी का मान तो 1 लेना पड़ेगा, फिर हासिल ही नहीं आएगी। ऐसे ही ना 8 पे सेट बैठेगा। तो मेरे बच्चे बी का केवल और केवल एक ही मान सेट हुआ, दैट इज 8। कह रहा है 5A7 और 335, इन दोनों को जोड़ा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो परिणाम आता है 8B2। 8B2 8B2 जो है वो 3 से भाग हो रहा है। तो अंकों का जोड़ देखें तो 8 और 2 10, यानी 10 जमा बी जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो मेरा 3 से भाग हो रहा है। 10 को देखें तो 9 भाग चला जाएगा 1। अब बी का मान 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अंक है। तो भैया 2 ले सकते हैं बी का मान, फिर 5 ले सकते हैं बी का मान, फिर 8 ले सकते हैं। तो बी का मान यहां 2 5 8 आया। आपने देखा कैसे हूबहू लगभग लगभग सवाल सेम बिठा दिया। इसीलिए मैं नजदीक के जितने सवाल हो सारे आपके लिए उठा के ला रहा हूं, ताकि आपको मजा आए समझने में। अब आते हैं आगे। 7 5 12 का 2 हासिल 1, सेम ही सवाल बना दिया। अब हमें यह देखना है कि भाई 5 और 3 8, यानी यहां हासिल है ही नहीं। तो यहां ए की जो भी मैं वैल्यू रखूंगा वो ऐसी वैल्यू रखना है कि हासिल ना आए। तो 3 और 1 4। अब बी की वैल्यू में क्या ला सकता हूं 2, 5 और 8। अब मेरे बच्चे बी की वैल्यू 2 रखी जा सकती नहीं, क्योंकि 3 और 1 4, 4 में 2 लाने के लिए तो 8 रखना पड़ेगा, और हासिल आ जाएगी, फिर यहां 9 हो जाएगा। तो ये गलत है। 5 ला सकते हैं, 5 लाने के लिए 3 और 1 4, तो ए का मान क्या हो सकता है 1। तो ए का एक पॉसिबल उत्तर 1 हो सकता है। दूसरा, अगर 8 लाना हो तो 3 और 1 4, तो ए का मान क्या लाना होगा मेरे बच्चे 4। तो एक मान ए का 4। उसने पूछा ए का सबसे बड़ा संभावित मान ज्ञात करो। ए का सबसे बड़ा संभावित मान ज्ञात करो, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा 4। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरा ऑप्शन डी यहां पे एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी यहां करेक्ट आंसर होगा। आइए जी, ये एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। कह रहा है 720 के विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करिए। मेरे बच्चे 720 को हम क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे देखो सर 8 नीम 72 और गुना 10 है, तो 10 को लिखेंगे 2 गुना 5, 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1। ये बने मेरे बच्चे टुकड़े। अब कह रहा है इसके केवल ओड फैक्टर का सम निकाल के बताइए। तो मेरे बच्चे इवन को तो चाहिए ही नहीं। 3 की पावर 2 में कौन कौन सा फैक्टर बना, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0,
5 की पावर 1। तो भैया 9 और 3 12 और 1 13, 5 और 1 6, तो 13 6 78। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसके सारे के सारे ओड फैक्टर का सम 78 है। कह रहा है जी इसके प्राइम फैक्टरों की संख्या ज्ञात करिए केवल अभाज्य गुणनखंडों की। तो देखो 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं सर 3 गुना 2 गुना 5। तो ये होगा सर 3 की पावर 16, यहीं लिख देता हूं यार। 16 को लिख लेते हैं 2 की पावर 4, तो 18 चौक 72। 20 को लिख लेते हैं भैया 2 4 गुना 5 की पावर 21। तो 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 42, 5 की पावर 42। अब आओ राजा, यहां 2 की पावर 16, तो 42 72 16 को जोड़ोगे मेरे बच्चे तो आ जाएगा 2 और 2 4 और 6 10, 7 4 11 और 1 12 और 1 13, 2 की पावर 130 तरीका। 3 की पावर 16 ही आ रही है भाई, 5 की पावर है कुछ, 5 की पावर 16 यहाँ है, 42 यहाँ, तो 6 2 8 4 1 5 58। तो मेरे बच्चे प्राइम फैक्टर ढूंढने हैं तो आपको क्या करना है, पावर ऐड करनी है। तो जोड़ते हैं सिर्फ पावर ऐड, 8 और 6 14 4। देखना भाई कहां गड़बड़ करी है मैंने, सॉरी मेरे बच्चे यहां गड़बड़ थी, 5 की पावर 21 था, माफी भाई, ये 5 की पावर 21 था ना, माफी माफी माफी, हाथ जोड़ के माफी भाई। तो यहां जब जोड़ोगे तो 21 और 16 को जोड़ेंगे, 21 और 16 हो गया 37, माफी भाई। अब सेट बैठेगा, जोड़ोगे तो 7 6 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8 1। तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ टोटल फैक्टर प्राइम बनेंगे 183, यानी अभाज्य गुणनखंडों की कुल मिला के संख्या 183। हाँ जी, कह रहा जी 1080 के कितने गुणनखंड अपने आप में पूर्ण है। मेरे बच्चे 1080 को 108 गुना 10 लिख सकते हैं, आप कहें हाँ। 12 निम्न में 108 कर ले सर, बिल्कुल ठीक है। 12 को 4 गुना 3 कर ले, गुना 9 कर ले, गुना 10 को 2 गुना 5 कर ले। यानी मोटी बात यह है सर, इसको लिख सकते हैं 2 और 4 यानी 2 की पावर 3, 9 और 3 3 की पावर 3 और 5 की पावर मेरे बच्चे 1। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका टोटल फैक्टर बना। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे देखना है कौन कौन से इसके परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। तो करना क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए इसे 2 से भाग दो और देखो जहां तक जा रहा है 2 एकम 2 1 पे जा रहा है, 1 में 1 जोड़ दो 2 आंसर है। इसे 2 से भाग दोगे 1 पे जा रहा है, 1 जोड़ दोगे 2 आया। इसे भाग दोगे तो 0 आया, 0 में 1 जोड़ा 1 आया। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 4 फैक्टर ऐसे बनेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, 4 फैक्टर ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। देखिए बाबू, कह रहा है जी इसके कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो 120 के मल्टीपल है। सबसे पहले तो इसे सिंप्लीफाई करो, 10 को लिखेंगे 2 गुना 5 की पावर 5, पहले इसको टुकड़े 2 की पावर 8 और 2 की पावर 5, ये हो गया मेरे बच्चे 2 की पावर 13, 3 की पावर 6, 5 की पावर 4 यहां है और मेरे बच्चे 5 वहां है, तो 5 की पावर 9। अब कह रहा है 120 के टुकड़े। तो देखो यार 24 पंजे 120 होता है, 24 को हम 8 गुना 3 लिखते हैं, यानी हमको 120 का मल्टीपल बनाना है तो 8 यानी 2 की पावर 3 टेकना पड़ेगा, 3 टेकना पड़ेगा और 5, तो 2 की पावर 3 लेना होगा, 3 की पावर 1 बाहर निकालना होगा और 5 की पावर 1 बाहर निकालना होगा। तो 3 बाहर लेने के बाद यहां 2 की पावर 10 बचा, यहां राजा बाबू 3 की पावर 5 बचा और यहां 5 की पावर मेरे प्यारे बच्चों 8 बचा। हाँ जी, अब 10 में 1 जोड़ा 11, 5 में 1 जोड़ा 6 और 8 में 1 जोड़ा 9। तो देखो जी 9 6 54, 54 को 11 से गुना करोगे 4 4 5 9 5, 594 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। यानी 594 ऐसे गुणनखंड होंगे मेरे बच्चे जो CHSL मेंस में पूछे जाएंगे, मतलब 120 के मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल होंगे इसमें। कितने, 594 फैक्टर। आइए देखिए यार दोस्त, मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं 71 की पावर 3 प्लस माइनस 40 की पावर 3 प्लस माइनस 31 की पावर 3। मैं इसे A मान रहा हूं, इसे B और इसे C। तो मेरे बच्चे आप ध्यान दोगे तो A प्लस B प्लस C 0 होगा, क्योंकि माइनस 31 माइनस 40 माइनस 71 और प्लस 71 0 हो जाएगा। तो मेरे बच्चे अगर A प्लस B प्लस C 0 है तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब क्या होता है, इक्वल टू होता है सर 3A। 71 गुना B माइनस 40 गुना C माइनस 31। लेकिन दिक्कत ये कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
तो ये मेरा आंसर। अब मुझे इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में दिक्कत कोई नहीं देगा। 3 आया, 40 को करूंगा 5 गुना 8, 8 को लिखूंगा 2 की पावर 3 गुना 5 गुना 31 और गुना 71। मुझसे पूछा है कि अच्छा टोटल फैक्टर्स की संख्या कितनी है। आओ भाई, तो आप देखेंगे एक में एक जोड़ा 2, 3 में एक जोड़ा 4, एक में एक जोड़ा 2, एक में एक जोड़ा 2, एक में एक जोड़ा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 दूनी 64। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, यहां पे मेरे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो निकल के आएंगे वो 64 है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां एसएससी सीजीएल मींस का सवाल है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसके जो निकल के आएंगे वो 64 आएंगे। ऐसे सवाल मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में भी हो सकता है कराऊं, क्योंकि वहां क्यू वाले फार्मूले पे सवाल रहते हैं। आइए, ये बिहार एसएससी का सवाल, पेपर का सवाल है। कह रहे एक संख्या n को जब भाजक d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 28 आता है। जब 4n कर दें, मतलब संख्या का 4 गुना, तो 28 का 4 गुना करेंगे तो मेरे बच्चे आएगा 112। कहता है इसको d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तो 112 में से 2 घटाएंगे बचा 110। यानी मेरे बच्चे d जो होगा वो ऐसा नंबर होगा जो 110 का फैक्टर होगा। 33 110 का फैक्टर नहीं है, 66 110 का फैक्टर नहीं है, 44 110 का फैक्टर नहीं, केवल 55 है। 55 ही एक ऐसा नंबर है जो मेरे बच्चे 110 को भाग दे रहा है, और कोई नंबर है ही नहीं। यही सवाल ने पूछा था कि भाई वो डी क्या होगा, डी का मान ज्ञात करें। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि x की पावर m और x की पावर n, इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया जाए तो जो परिणाम आना चाहिए वो 1 आए। तो m और n में क्या विशेषता, कुछ नहीं भाई। अगर यहां m का मान 5 हो तो n का मान -5 हो, फिर क्या फायदा होगा, ये 1/, में हो जाएगा और कट के आंसर 1 आ जाएगा। तो मतलब m और n में इक्वल होना चाहिए, बस मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, माइनस है या प्लस हो। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। और ये सवाल एसएससी सीजीएल मींस का सवाल है। कहता है एक प्रिंटर एक किताब के पन्नों पर 1 से शुरू करके 3089 अंक अंकित करता है। किताब में पन्ने कितने? ये है मेरे प्यारे बच्चों यूपीएससी सीसेट 2019 का सवाल। देखिए जी, मुझे ये पता है कि 1 से लेके 999 तक की अगर मैं गिनती लिखूं तो 999 नंबर होते हैं, और कुल मिला के जो डिजिट होते हैं वो 2889 होते हैं। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। हमारे पास डिजिट क्या है जी, 3089 माफ करिए। अब 999 के बाद हर नंबर में 4 डिजिट होते हैं, तो भैया भाग देंगे, मतलब घटाएंगे। 0 0 10 में 8 गया तो 200। हर डिजिट 4 डिजिट से एक नंबर बनना है मेरे बच्चे, तो 200 डिजिट से 50 नंबर, तो 50 नंबर और बन जाएंगे। तो 50 नंबर बन जाएंगे तो जोड़ेंगे तो 9 9 और 5 14 9 और 1 10, 1049। इसका मतलब पेजों की संख्या जो उस किताब में होगी वो 1049 होगी। ये मेरे प्यारे बच्चों यूपीएससी सीसेट 2019 का क्वेश्चन है। मैं पूरे इस कॉन्सेप्ट को समझाने में 1.5 घंटा लेता हूं, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे एक साथ लपेट देता हूं समझाते हुए कॉन्सेप्ट। देखिए दोस्तों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, कहता है n के किस मान के लिए द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर दिस इज 2। कहता है 10 की पावर n प्लस 1, इसको जब सोल्व करोगे तो इसके अंकों का योग हमेशा 2 आएगा, हमेशा ही रहेगा भाई। n की वैल्यू आप कुछ भी रख लें, बस 0 ना रख लें, क्योंकि 0 रख लेंगे तो 0 रखेंगे तब भी सेट है मामला भाई, किसी पे भी आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं 1 रखूंगा तो 10 और 1 11, 2 रखूंगा तो 100 और 1 101, तब भी अंकों का जोड़ ही आएगा। तो फॉर एनी होल नंबर, कोई भी होल नंबर रख लेंगे सभी पे मामला सेट होगा, है ना। ये बिल्कुल सेट है। आइए मेरे बच्चे देखो यार, 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्या है जिनमें अंक 6 ठीक 2 बार आता है, 2 बार आता है 400 से 700 के तक। तो देखो मेरे बच्चे, अगर 400 से, और मैं आपको कहूं 499 तक चलो, और बताओ कितनी बार 6 2 बार आएगा, तो आप कहेंगे देखो सर इस अंक पे तो कभी भी आ नहीं सकता, नहीं तो 2 बार कहां आ सकता है, इन दोनों अंकों पे, तो 466 हो। ऐसे ही मेरे बच्चे 500 से 599 तक इस अंक पे तो 6 आ नहीं सकता, तो इन दोनों अंक पे 6 लाना है, तो 566। तो एक केस मेरे बच्चे यहां संभव होगा और एक केस मेरे बच्चे यहां संभव होगा, 2 केस संभव।
लेकिन हमसे उसने पूछा 400 से 700 तक, हमने बता दिया 599 तक। अब आते हैं मेरे बच्चे 600 से 699 तक, क्योंकि 700 में तो 6 आएगा नहीं। अब यहां देखना 6 कहां कहां आ सकता है। मजे की बात यह कि 6 यहां तो हर हाल में रहेगा, 600 से लेके 601, 602, 609, मतलब 610, फिर 611, 6 तो यहां रहेगा ही रहेगा। अब और कहां हो सकता है भाई? 606 में हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। 616 में हो सकता है, 666 में हो सकता, 626 में हो सकता है, 2 बार 6। ये सब इंटेलेक्चुअल काम है, लिखने की नहीं है, समझने की। 636 में हो सकता है, और ऐसे चलते चलते मेरे बच्चे 696 में भी हो सकता है। तो कुल मिला के यहां से 606 से लेके 696 तक इस तरीके से 2 बार 6 आ सकता है। आप मुझे जरूर कहेंगे कि सर बीच में 666 आएगा, यहां 3 बार आएगा, इसको बाद में देख लेंगे। या चलो अभी समझा देता हूं कितनी बार आएगा मेरे बच्चे, 3 बार आएगा। तो यहां से यहां तक कितनी बार आ रहा है? तो 606 से लेके 696 तक मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के 10 बार आएगा। अब ये वाला एक हटा देंगे तो कितनी बार रहेगा? 9 बार। यानी मैं 606 से 696 वाली लाइन में कह रहा हूं 6 कितनी बार आ रहा है? 9 बार। अब एक आएगा मेरे बच्चे 660, 661, 662, और चलते चलते 669, 670, 670। अब मेरे दोस्तों ध्यान देना, यहां से यहां तक 6 2 बार आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां। तो कुल मिलाकर कितनी संख्याएं? 0 से लेकर 9 तक 10 संख्याएं आ गई। लेकिन ये खिलाड़ी ऐसा है जहां तीनों बार 6 आ रखा है, तो ये एक हटा देंगे तो कितनी बार आया? 9 बार आया। तो इस गिनती में 9 बार आया, तो 9 बार मेरे बच्चे यहां आया, 9 बार यहां आया, 9 9 18, और एक बार 19, और एक बार यहां आया 20। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर जो होगा वो 20 होगा। ये एसएससी सीजीएल मींस 2022 का सवाल है, और सेम ही सवाल उठा के इन्होंने पूछ लिया, ऐसा ही 2017 मींस में, एसएससी सीजीएल मींस 2017 में सेम ही सवाल पूछा हुआ है मेरे बच्चे। इसको आप करिए, एसएससी सीजीएल मींस 2017 का सवाल। अब मेरे बच्चे हमें 100 से लेके 800 के बीच की बात हो रही है ना, और 2 की बात हो रही तो कोई लफड़ा भी नहीं है 100 से 800। अब आप कहानी समझना, ध्यान से देखना। 100 से लेके अगर 200 तक की बात करूं या 199 तक की बात करूं, तो मेरे बच्चे ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़े का, यूनिट, टेंथ, 100 डिजिट पे तो 2 कभी आना नहीं। यूनिट डिजिट पे कितनी बार आ सकता है? 10 बार। और ऐसे ही मेरे बच्चे 10th डिजिट पे कितनी बार आ सकता है? 10 बार। यानी 100 से लेके 199 तक 20 ही बार आप 2 का प्रयोग करेंगे। 100 से 199 तक आप 20 ही बार 2 का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही मेरे बच्चे 200 से 299 को थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। 300 से 399 में 20 बार आएगा मेरे बच्चे। 400 से 499 में 20 बार आएगा। 500 से 599 में 20 बार आएगा। 600 से 699 में 20 बार आएगा। और मेरे बच्चे 700 से 800 तक यहां भी 20 ही बार आएगा। और हमसे यही तो पूछा था भाई 100 से और 800 के बीच। अब यहां देखो भाई, इकाई और दहाई के अंक पे अगर नॉलेज डालें तो इकाई के अंक पे 10 बार आ सकता है, दहाई के अंक पे 10 बार आ सकता है, यानी 20 बार तो वहां आ गया। और सैकड़े के अंक पे 2 कितनी बार आ रहा है? 201, 202, 203, 200, मतलब 200, 201, 203, 200, यानी 100 बार आएगा यहां। तो 100 बार यहां, 10 बार यहां, 10 बार यहां, यानी यहां आएगा 120 बार। तो मेरे बच्चे चुपचाप जोड़ो, 1 2 3 4 5 6, 20 छिके 120 और 120 240। इसका मतलब मेरे बच्चे हम ये सीधा कह सकते हैं कि भाई 240 बार अंक 2 का प्रयोग किया जाएगा। मेरी बात समझ पाए? चीजें रिपीट होती हैं, वही हमें समझनी है। देखिए मेरे बच्चे, यूपीएससी सीसैट 2019 में सवाल है। सवाल में कह रहा है 1 से 1000 तक। देखो यार, जब भी 1 से ऐसी गिनती हो जिसे हम 10 की पावर कुछ फॉर्म में लिख सकें, जैसे 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, या देसी भाषा में कहूं तो 10 की पावर m अगर लिखा जाए, यानी जब भी ऐसा सवाल आए और 1 से गिनती शुरू होकर 10 की पावर m तक की गिनती हो, और फिर आपसे पूछे कि भाई 0 और 1 के अलावा, 0 एंड 1 के अलावा कोई डिजिट कितनी बार आएगा,
तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा m इंटू 10⁻m-1, m-1। जैसे इस सवाल में पूछा भाई 5 कितनी बार आएगा, तो m का 1000 है, 1000 को लिखेंगे 10 की पावर 3, तो यहाँ 3, यहाँ 3 में 1 गया 2, 10 की पावर 2 यानी 200, सॉरी माफ करना, अरे गलत हो रहा, 2, 3 में 1 गया 2, 10 की पावर 2 यानी 100, 100 को 3 से गुना किया 300, यानी मेरे प्यारे बच्चों 5 यहाँ पे 300 बार आएगा। 5 कितनी बार आएगा बाबू? 300 बार।